देखो दोस्तों, इसमें क्या दिया गया है, यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 5/9 और दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश बराबर 13/27, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर और दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 11/18 है, तो घटना बी के प्रतिकूल संयोगानुपात ज्ञात करना है। देखो कैसे ज्ञात किया जाएगा ये। तो इसमें देखो, पहले हमको देखो क्या किसका प्रतिकूल संयोगानुपात ज्ञात करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मतलब बी, घटना बी का प्रतिकूल संयोगानुपात ज्ञात करना है। तो प्रतिकूल संयोगानुपात क्या होता है जानते हो, जैसे बी का निकालना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डैश अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपको पता करना पड़ेगा, यही होता है प्रतिकूल संयोगानुपात। तो कैसे पता करोगे, तो देखो पहले आपको b का मान पता होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ b का मान पता होगा, मतलब b की प्रायिकता पता होगी, तभी जाके आप b का प्रतिकूल संयोगानुपात ज्ञात कर पाओगे। जैसे b डैश है ना, b डैश मतलब होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ b। तो कैसे प्रोबेबिलिटी b की प्रायिकता कैसे ज्ञात करोगे, तो देखो आपको जो दिया है उसी से निकाला जा सकता है। तो आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। और देखो इसमें क्या क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर क्या दिया है 5/9, ये दिया गया है, इक्वल ए की प्रायिकता कितना दिया गया है 11/18 ये दिया गया है। और देखो प्लस बी की तो प्रायिकता आपको पता ही नहीं है, तो इसको वैसे लिख देंगे, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कैसे पता करोगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको देखो दिया गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, क्या दिया गया है इधर देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ आपको दिया है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश, ये दिया गया है। इसके बराबर होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, क्या होता है, ये डी मॉर्गन थ्योरम से है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश यूनियन बी डैश बराबर क्या होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये होता है। अब यहाँ से आप निकाल सकते हो, देखो कैसे निकालोगे, क्या दिया गया है, ये इतना बराबर क्या दिया है 13/27 ये दिया गया है। तो देखो यहाँ से अगर एक इधर आएगा तो 1 माइनस 13/27 बराबर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, ये 27 में से 13 गया कितना हो जाएगा, ये 14/27 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14/27 बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हो गया। अब यहीं पे मान रख दो, तो रखोगे तो क्या हो जाएगा 14/27 हो गया। अब देखो इसको सभी को एक साइड में कर लो, तो प्रोबेबिलिटी बी का प्रायिकता आसानी से निकल जाएगी, क्या हो जाएगा 5/9, ये इधर जाएगा माइनस 11/18 और क्या हो जाएगा प्लस में 14/27, ये हो गया, ना हो जाएगा इसका 54 आ जाएगा 54। अब यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 9 × 6 = 54, 6 × 5 = 30 हो गया, माइनस 18 × 3 = 33 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस में 28 आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सॉल्व करोगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 प्लस 28 तो कितना हो जाएगा 25/54, ये आ गया, ये बी की प्रायिकता हो गई। अब यहाँ पर रखोगे, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर रखोगे तो 1 माइनस 25/54 अपान में 25/54, ये हो गया। अब देखो इसको सॉल्व करोगे तो 54 में से 25 गया कितना होगा 29 होता है, कितना होता है 29 हो जाएगा, 29/54 अपान में क्या हो जाएगा, ये भी 25/54, ये से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 29/25, ये आपका फाइनल आंसर। तो देखो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ये वाला। और जैसे पूछ लेता ए का संयोगानुपात, ए का प्रतिकूल संयोगानुपात निकालना होता तो कैसे निकाले होते, तो इसमें कुछ परेशानी होता ही ना। तो क्या ए का संयोगानुपात मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो ए डैश कैसे निकालोगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अपान में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो जाएगा। अब यहाँ से थोड़ा सॉल्व करोगे, देखो 1 माइनस ए की प्रायिकता क्या है 11/18 है, 11/18 अपान में 11/18 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करोगे, 18 में से 11 गया आ जाएगा 7/18 अपान में 11/18, तो सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 7/11। तो ए का प्रतिकूल संयोगानुपात क्या हो जाएगा 7/11, ठीक।
देखो दूसरे सवाल में क्या है, किसी टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी 50√3 मीटर है तो उस टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। मतलब इसमें दिया है एक टावर दिया गया है और एक बिल्डिंग दिया गया है। तो देखो इसमें कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। हमको किसकी ऊंचाई निकालना है, टावर की ऊंचाई निकालना है, मतलब टावर के शीर्ष से। तो टावर के शीर्ष से बात है तो मतलब टावर ऊंचा होगा और बिल्डिंग उससे थोड़ा नीचे होगी। तो देखो ये मान लेते हैं कोई टावर है, ये टावर है। अब देखो टावर के शीर्ष से कोई बिल्डिंग है, मानते हैं बिल्डिंग यहाँ पर है, ये बिल्डिंग हो गई। टावर के शीर्ष से बिल्डिंग की क्या दिया है, टावर के शीर्ष से 10 मीटर ऊंची बिल्डिंग, ये 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर है। 10 मीटर ऊंचे बिल्डिंग के शीर्ष का अवनमन कोण 60 डिग्री है। तो मतलब ये टावर है, ये क्या है, ये अपना टावर है, टावर है। अब देखो इसके शीर्ष से अवनमन कोण कितना दिया है, 60 डिग्री, कितना दिया है 60 डिग्री है। तो 60 डिग्री अवनमन कोण, तो यहाँ पर भी इसका देखा जाएगा तो ये हो जाएगा एकांतर कोण से, ये क्या हो जाएगा, ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर देखो ये 60 डिग्री, तो ये कितना बन रहा है 90, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो देखोगे तो ये 60, ये 90, तो ये कितना हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, कितना हो जाएगा 30 डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा। तो सुनो पहले, ये क्या है, अपनी बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है। तो आपको पता होना चाहिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। यदि कोई राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज है, क्या है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, तो ये मान लो 90 डिग्री है और ये जैसे 30 डिग्री है और ये क्या है, ये है 60 डिग्री। तो 30, 60, 90, अगर ये समकोण त्रिभुज में तीनों कोण का मतलब 30, 60, 90 है तो इनके भुजाओं के बीच में रेशियो क्या होता है जानते हो, ये होता है 1√3 2 होता है। क्या होता है, 1√3 2 होता है। तो यहाँ पर भी देखो समकोण त्रिभुज जैसे बन रहा है, नहीं बन रहा है। और इसमें दिया क्या क्या है, इसमें देखो दिया गया है कि यदि टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी 50√3 है, टावर और बिल्डिंग के बीच की दूरी कितना है 50√3 दिया गया है, तो 50√3 मीटर है। तो ये 50√3 मीटर हो गया, तो ये भी तो होगा 50√3 मीटर हो गया। तो सुनो पहले, ये देखो अगर 30, 60, 90 हो तो भुजाओं के बीच का रेशियो अनुपात क्या होता है, 1√3 2 होता है। तो मतलब एक यूनिट बराबर कितना दिया गया है, 1 यूनिट बराबर है 50√3 मीटर। तो बताओ √3, ये बताओ √3 यही होगा ना, तो √3 कितना हो जाएगा, √3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 50√3 गुणे √3, तो हो जाएगा 50 150 मीटर। तो 150 मीटर क्या हो गया, ये हो गया 150 मीटर हो गया, 150 मीटर ये हो गया। और देखो ये 10 मीटर है, ये 150, तो मतलब ये 10 मीटर, तो ये भी 10 मीटर होगा, ये भी 10 मीटर होगा, 10 मीटर 150 मीटर। तो टोटल टावर की लंबाई क्या हो जाएगी, टावर की लंबाई क्या हो जाएगी टोटल, देखा जाए तो 150 प्लस में 10 बराबर 160 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। टावर की कुल ऊंचाई कितनी हो जाएगी 160 मीटर। ये आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। 30, 60, 90, 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 अगर समकोण त्रिभुज में है तो ये 30 डिग्री के सामने होगा 1/√3/2, ये होता है, ये रेशियो पता होना चाहिए। देखो तीसरा अपना क्वेश्चन है, एक परीक्षा में अधिकतम 25 में से 15 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक 13, 11, 16, 15, 18, 12, 13, 14, 10, 22, 15, 21, 20, 17 और 24 है। डेटा के इस सेट के बहुलकों का गुणनफल क्या है। तो मतलब बहुलक पहले जानो क्या होता है। बहुलक ये होता है मतलब कोई डाटा सेट आपको दिया गया हो, अगर उस डाटा सेट में कोई संख्या कई बार रिपीट कर रही होती है, मतलब कोई संख्या जैसे मान लो जैसे इसमें दिया है, जैसे कोई संख्या दे दिया जाए 2, 3, 4, 3, 5 ऐसे दे दिया जाए, तो इसमें देखो कौन संख्या ज़्यादा रिपीट की है पूरी संख्या में, तो 3 2 बार रिपीट कर गई है और सभी एक बार ही आया हुआ है, तो इसमें बहुलक क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ऐसे इसमें भी देखना है कोई संख्या रिपीट तो नहीं कर रही है, तो देखो जो संख्या रिपीट कर रही हो वही उसका बहुलक हो जाएगा। तो बोला है जो बहुलक आएगा उसी का गुणनफल ज्ञात करना है। तो देखो कौन सी संख्या 2 बार या 2 से ज़्यादा बार रिपीट की हो, तो देखो 13, 11, 16, 15, तो देखो 13 तो 2 बार रिपीट किया हुआ है, 13 2 बार रिपीट किया हुआ, तो ये बहुलक अपना हो जाएगा। और देखो कौन रिपीट किया हुआ है 13,
15 भी देखो 2 बार रिपीट किया हुआ है, 15 भी रिपीट किया हुआ है, और कुछ 21, 20, 17, 24, बस यही दोनों रिपीट किए हुए हैं 13 और 15। तो 13 और 15 ये बहुलक हो जाएगा ये पूरे डाटा सेट का। तो इसका बहुलक का बोला है गुणनफल ज्ञात करना है। तो 13 और 15 का गुणनफल कर लो, तो 15 या 45 से 5 हो जाएगा, 15 के 15 4 19। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 195 इसका गुणनफल आ जाएगा। ठीक, ये तीसरा क्वेश्चन अपना हो गया। अब देखो अब चौथा क्वेश्चन करते हैं। देखो ए और बी एक कार्य को, चौथी सवाल है अपनी, ए और बी एक कार्य को 12.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 18.75 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो डी को साथ लेते हुए जो सी की तुलना में, कौन, डी, जो सी की तुलना में डी केवल 40% कुशल है, ए बी और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं, ये सवाल है। ये अपना वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है। तो देखो एक इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो पहले क्या दिया गया है, ए और बी एक कार्य को 12.5 दिन में कर सकते हैं। तो ए और बी, ए बी एक कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 12.5 दिन। 12.5 दिन मतलब 25/2। क्या मतलब इसका, मतलब 25/2 दिन, 25/2 दिन में हो गया। और बी और सी उसी कार्य को 18.5, बी प्लस सी 18.75 दिन में कर सकते हैं। 18.75 को क्या लिखा जा सकता है, 3/4, 3/4 लिख सकते हो, 3/4। और इसका क्या हो जाएगा, 18 चौक 72, 72 3 75, 75/4 दिन हो जाएगा। तो 18.75 को क्या लिख सकते हो, 75/4 दिन लिख सकते हो। और क्या दिया गया है, सी और, जबकि सी और ए उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। सी और ए उसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, 15 दिन में, 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखो इनकी हमको एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा। एफिशिएंसी पहले टोटल वर्क निकालो। तो 25, 75 और 15 का एलसीएम लेते हैं। 25, 75 और 15 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 25, 75 और 15 का एलसीएम लोग जल्दी बताओ क्या हो जाएगा। तो इसका एलसीएम हो जाएगा 75। कितना हो जाएगा, 75। तो एलसीएम अपना हो गया 75 आ गया। तो 75 हो गया, तब इसकी एफिशिएंसी आसानी से निकल सकती है। देखो इसकी ए प्लस बी का क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी हो जाएगा 25 या 75, 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और इसका एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, बी और सी का, बी प्लस सी का हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 आ जाएगा। 4 हो गया, इसका 6 हो गया। और इसका ए सी और ए का 15, इसका डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। ये हो गया। अब जैसे आपको निकालना हो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, तो तीनों को देखो जोड़ोगे, इसको जब जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी इक्वल क्या हो जाएगा, 6 4 10 5 15 आ जाएगा। ये हो जाएगा। ऐसे हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी बराबर हो जाएगा 15/2। 15/2 मतलब 7.5। ये हो गया। अब देखो अब सभी का हम लोग निकाल सकते हैं। तो हमको निकालना किसका है, हमको निकालना है डी को साथ लेते हुए, मतलब डी की एफिशिएंसी निकालना है। और डी को बोला है कि जो सी की तुलना में 40% कुशल है, तो मतलब सी की एफिशिएंसी निकल जाए तो हम डी की आसानी से निकाल सकते हैं। तो सी को कैसे निकालोगे, तो सी को निकाल सकते हो। देखो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है, 6 है। तो ए प्लस बी की रख दो यहाँ पर, जब रखोगे तो क्या हो जाएगा, 6 प्लस में सी बराबर 7.5। तो सी का क्या हो जाएगा, 1.5। सी की एफिशिएंसी जिसको बोलते हैं दक्षता कितनी हो जाएगी, 1.5 हो जाएगी। अब डी के निकाल सकते हो, डी सी से 40% कुशल है, तो सी का 40% यही होगा। तो देखो डी की एफिशिएंसी, तो सी की एफिशिएंसी 1.5 गुणे 40% को बोला जाता है 20 दूनी 40 बटे मतलब 2/5 होता है। तो इसको सॉल्व करोगे कितने, 0.3 गुणे 0.6 हो जाएगा, 0.6 हो गया। तो डी की एफिशिएंसी हो गई 0.6। अब आप निकाल सकते हो कि मतलब उसी कार्य को ए बी सी और डी एक साथ मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं। तो बताओ टोटल वर्क अपना कितना है, 75 है। टोटल वर्क अपना 75 है, ये टोटल वर्क है। तो देखो कितने दिन में, कितना दिन लगेगा, नंबर ऑफ डेज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ डेज ये हो जाएंगे। टोटल वर्क अपना है 75 अपान में देखो ए बी सी डी सभी के एफिशिएंसी निकालो। तो ए की 6 4 10 5
नहीं, ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 7.5 है। क्या है? 7.5 और डी की एफिशिएंसी है 0.6। तो 7.5 में 0.6 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 8.1 आ जाएगा। 8.1 हो गया। अब इसको सॉल्व करो तो देखो 3 से कट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25 बटे 2.7 हो जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 250 बटे 27 हो जाएगा। अब इसको बताओ तो इसमें कोई ऑप्शन मैच? सभी में देखो 27 है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो कितने बार ले जाओ? तो देखो 27 नवैया होता है 243, कितना होता है? 27 नवैया होता है 243 होता है। तो 243 में जब 7 जोड़ोगे तो इसमें तो दोनों ऑप्शन वही आ रहा है, तो ऑप्शन में शायद कुछ गलती हुई है। तो मतलब देखो तो इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा? 27 नवैया 243 प्लस 7 250। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 सही 7 बटे 27। यही आपका आंसर हो जाएगा। 27 नवैया 243 प्लस 7 250 बटे 27, यही आपका आंसर होगा। अब जो ऑप्शन में आया, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी लिखे हैं, तो दोनों आंसर हो सकता है। तो अपना फाइनल आंसर कितना दिन होगा? 9 सही 7 बटे 27 दिन होंगे। इतने दिन में पूरे काम कर लेंगे चारों लोग मिलकर। अब चलो अब 5वां सवाल करते हैं। देखो अपना पांचवा क्वेश्चन है कि ए बी और सी की औसत आयु 20 वर्ष है। 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 वर्ष अधिक था, तो सी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है, देखो अच्छा क्वेश्चन है। तो ए बी और सी की औसत आयु कितना है? 20 वर्ष है। तो ए बी और सी की आयु का योग कितना होगा? तो जब वर्ष देखो 3 लोग का औसत आयु है ना, तिनका आयु का योग हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। तीनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 20 में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 3 लोग का औसत आयु है ना, तो ये हो जाएगा 60 वर्ष, ये हो जाएगा। लेकिन 2 वर्ष पहले बताओ कितना हो जाएगा? 2 वर्ष पहले इनकी आयु का योग कितना होगा? 2 वर्ष पहले देखोगे तो ये हो जाएगा, मतलब 2 वर्ष पहले तो 2 वर्ष इसमें भी घटेगा, इसमें भी घटेगा, इसमें घटेगा, मतलब टोटल 6 वर्ष घटेगा। तो जब 6 वर्ष घटेगा तो कितना हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा? ए डैश बी डैश सी डैश। ये हो जाएगा 60 में से 6 घटाओ तो कितना हो जाएगा? 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 54। ये क्या हो गया? 2 वर्ष पहले इनकी आयु का योग है 54 वर्ष है। तो यहाँ से देखो अब आगे क्या दिया है? 2 वर्ष पहले ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 वर्ष अधिक है। 2 वर्ष पहले ए डैश प्लस बी डैश, ए और बी की आयु का योग सी की आयु से 6 वर्ष अधिक है, मतलब सी की आयु से 6 वर्ष अधिक है। ये आपको मतलब समीकरण दिया गया है। तो यहाँ से देखो, आप यहाँ से अगर देखोगे तो ए डैश बी डैश बराबर क्या है? सी डैश प्लस 6 है। तो यहीं पर रख दो, इसी के स्थान पर रख दो। इसके स्थान पर रखोगे जब तो यहाँ पर सी डैश प्लस सी आ जाएगा। यहाँ पर देखो रखोगे तो इसके स्थान पर तो सी डैश प्लस 6 बराबर देखो सी डैश प्लस 6 प्लस में, अब ये तो रहेगा ही ना, प्लस में सी डैश बराबर 54। तो यहाँ से देखो ये 6 उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? 2 सी डैश बराबर 54 में से 6 घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 48 आ जाएगा। तो यहाँ सी डैश बराबर क्या हो जाएगा? 24 आ जाएगा। क्या हो जाएगा? 24। ये क्या है? ये है 2 वर्ष पहले। देखो 2 वर्ष पहले इनकी आयु का योग 54 वर्ष था, मतलब 2 वर्ष पहले सी का आयु कितनी थी? सी डैश थी। सी डैश मतलब 24 वर्ष। लेकिन क्या बोला है? वर्तमान आयु मतलब 2 वर्ष बाद, तो मतलब क्या हो जाएगा? इनका हो जाएगा सी डैश प्लस में 2 वर्ष, मतलब 2 वर्ष बाद होगा ना, 2 वर्ष पहले के बाद वर्तमान जोड़ोगे तो 24 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ये हो जाएगा 26 वर्ष। ये आ गया। तो 26 वर्ष बताओ कौन सा ऑप्शन? ये सी। ये आपका आंसर सी हो जाएगा। ठीक। अब देखो अब 6वां क्वेश्चन करते हैं हम लोग। देखो इसमें दिया गया है कि 20%, 35% और 10% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर एकल छूट ज्ञात करनी है, कितनी होगी? मतलब ये 3 दिया गया है। तो इसमें देखा जाए तो इसमें क्रमागत छूट दिया गया। तो देखो इसको ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो देखो पहले 20% दिया गया, 20% को बताओ फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/5 होता है। 35% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है?
देखा जाए तो 5 7 35, 5 विषम में 100, तो 7/20 होता है। और 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होती है, लेकिन सब में छूट बोला है मतलब माइनस, तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो 5 में से 1 गए 4/5 और 20 में 7 गए 13/20, और ये क्या हो जाएगा 9/10, ये हो गया। अब तीनों का मल्टीप्लाई करा दो, तीनों का मल्टीप्लाई कराओ तो क्या हो जाएगा 4/5 गुणे 13/20 गुणे 9/10, ये हो गया। अब देखा जाए तो इसको सॉल्व करो तो यहाँ देखो 20 पंचे 100, 100 गुणे 10 हो जाएगा 1000, लेकिन अब देखो ऊपर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा 13 चौक 52, 52 का 9 से मल्टीप्लाई कराओ, 52 का 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9 दूनी 18 का 8, 9 पचे 45, 45 से 46, 46/1000, ये हो गया। अब देखो अब इसमें लेकिन हमको 100 अगर 100 मिल जाए, 100 मिल जाए तो आप आसानी से आप निकाल सकते हो कि कितनी छूट होगी, क्योंकि 100 से ही पूरा कंपेरिजन किया जाएगा, 100 से परसेंटेज में 100 से ही पूरा कंपेरिजन किया जाता है, तो इसको 100 बना सकते हो। तो कितना हो जाएगा 46.8/100, क्योंकि हम एक जीरो से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिए, तो देखो क्या हो गया 46.8/100। अब इसमें से यहाँ से कंपेरिजन करो तो देखो बताओ कितना छूट है, कितना कम है इसमें, तो कम कितना है बताओ, तो ये कम है, कितना कम है 53.2, कितना कम है 53.2%, क्योंकि 100 में 100 से ही हम तुलना करते हैं, 100 से तुलना करते हैं तभी परसेंटेज की वैल्यू पता चलती है, तो कितना कम है 53.2%, ये हो गया आपका। कौन ऑप्शन है, ये है। देखो एक अब 7वां क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात क्या दिया गया है, एक घनाभ है उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात है 6:3:2 है, तथा इस घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका आयतन कितना होगा ये ज्ञात करना है। तो कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा, देखो किसका अनुपात दिया है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात दिया गया है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का रेशियो दिया गया है 6:3:2, ये आपको गिवन है। अब देखो इसमें और क्या दिया गया है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या दिया है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। सुनो पहले तो संपूर्ण घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, संपूर्ण मतलब टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, देखो होता है L इंटू बी प्लस में B इंटू एच प्लस में H इंटू L, ये होता है क्या होता है L इंटू बी प्लस में, लेकिन सामने देखो L इंटू बी प्लस में B इंटू एच प्लस में H इंटू L, और सामने 2 से मल्टीप्लाई होता है, ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया। तो देखो इसको सॉल्व कर लो तो देखो 2, अब ये रेशियो क्या दिया है 6:3, देखो L इंटू बी करो तो 6×3=18 हो जाएगा, 18 यूनिट स्क्वायर रेशियो में दिया होता है ना, तो एक कांस्टेंट वैल्यू लिया जाता है 18 यूनिट स्क्वायर प्लस में B इंटू एच, तो क्या हो जाएगा 3 दूनी 6 यूनिट स्क्वायर प्लस में H इंटू L, तो क्या हो जाएगा 6 दूनी 12 यूनिट स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सॉल्व कर दो क्या हो जाएगा 18 6 24, 24 12 हो जाएगा 36, 36 दूनी 72 हो गया, 18 6 24, 24 2 26, 26 10 36, 36 दूनी 72 यूनिट स्क्वायर, ये इतना हो गया टोटल सरफेस एरिया मतलब संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। आगे कितना दिया है, इसके बराबर दिया है 1800, कितना दिया है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ से थोड़ा यूनिट का मान निकाल सकते हो, तो इसको 18 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 18 चौक 72, ये हो जाएगा, ये हो गया ये 100 आ गया। तो यहाँ से थोड़ा देखोगे तो एक यूनिट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 यूनिट स्क्वायर बराबर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 1 यूनिट स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और 1 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा, 1 यूनिट बराबर 5 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है, इसका आयतन निकालना है, तो बताओ घनाभ का आयतन क्या होता है L इंटू बी इंटू एच होता है, यही होता है। तो देखो तो इसका मल्टीप्लाई कर दो 6×3=18 दूनी 36, 36 यूनिट क्यूब होगा, क्योंकि 6U 3 यूनिट 2 यूनिट तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 36 हो जाएगा, 6×3=18 दूनी 36 हो गया। अब सुनो पहले 36 यूनिट क्यूब हो गया। अब इसका मान निकालना है, तो देखो 36 गुणे 5 सेंटीमीटर है, 1 यूनिट मान 5 सेंटीमीटर, तो 1 यूनिट क्यूब का मान क्या हो जाएगा 125 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा
पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 18 से करते हैं तो 18 पंचे 90 0 9 हो गया, 18 दूनी 36, 36 9 45, 5 18 1 9 18 4 22, ये हो गया। अब इसको 2 से गुणा कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 12 दूनी 44 1 45, क्या हो जाएगा 4500 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये हो गया आयतन आपका आ गया। ठीक, ये सॉल्व हो गया आपका। अब चलो 8वां देखो, 8वां क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो 8वां क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, एक समबाहु त्रिभुज ABC एक वर्ग BCDE के ऊपर स्थित है और दिया है एंगल EAB प्लस में 3AEB का मान निकालना है, मतलब इतने का मान निकालना है। तो पहले इसको स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक कोई समबाहु त्रिभुज है, क्या दिया है, एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है, एक कोई समबाहु त्रिभुज है, मान लेते हैं ये कोई समबाहु त्रिभुज है। ये बोला है किस पर स्थित है, कोई वर्ग है BCDE के ऊपर स्थित है, मतलब एक वर्ग भी दिया गया है उसके ऊपर ये स्थित है, ऐसे है। तो चलो अब इसका नाम रखते हैं। तो देखो कौन सा त्रिभुज है, ABC समबाहु त्रिभुज है, ABC। अब किस पर स्थित है, वर्ग BCDE के ऊपर स्थित है, BCDE इसके ऊपर ये स्थित है। फिर बोला है कि कोण EAB कहाँ बनेगा, EAB मतलब EAB ऐसे कुछ बनेगा, EAB ये वाला एंगल EAB प्लस में 3AEB AEB मतलब इसका एंगल पता कर लो, इसका एंगल पता कर लो, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो देखो ये समबाहु त्रिभुज था, ABC समबाहु त्रिभुज था। तो समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण क्या होते हैं, 60-60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा। कितना होगा, ये 60 डिग्री होगा, 60 डिग्री होगा, ये 60 डिग्री है, ये 60 डिग्री हो गया। अच्छा बताओ वर्ग मतलब वर्ग में प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो ये कितना होगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा, ये हो जाएगा 90 डिग्री का। तो देखो ये वाला पूरा एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 60 + 90, 60 + 90 कितना हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा, ये पूरा आ जाएगा आपका एंगल 150 डिग्री। कितना हो जाएगा, 150 डिग्री हो गया, 150 ये डिग्री हो गया। अब पूरा देखो AEB ये पूरा एक त्रिभुज बन रहा है, एक एंगल 150 डिग्री, तो दोनों एंगल बताओ, दोनों एंगल का योग कितना हो जाएगा, 50। 180 होता है तो 180 में से 150 जाएगा, कितना हो जाएगा, 30 डिग्री बचेगा। मतलब इन दोनों एंगल का क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। क्या होगा, 30 डिग्री होगा। अब देखो ये 30 डिग्री, दोनों एंगल का योग क्या हो जाएगा, 30 डिग्री होगा। ये वाली देखो, ये वाली भुजा, ये वाली, ये भाई वर्ग है तो ये पूरी चारों भुजा बराबर होगी, ये बराबर होगी। और ये बराबर है तो ये समबाहु त्रिभुज है तो इसके ये भुजा बराबर होगी, मतलब ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी, ये वाली आपस में बराबर होगी। तो जब दो भुजाएं बराबर होती है तो उनके आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो दोनों कोणों का योग कितना था, 30 डिग्री था, दोनों कोणों का योग 30 डिग्री, तो एक कोण का योग आधा हो जाएगा, 15 डिग्री। कितना हो जाएगा, ये 15 डिग्री और ये भी 15 डिग्री, ये हो गया 15 डिग्री हो गया। और जब 15 डिग्री हो गया तब तो आसानी से मान निकाला जा सकता है। किसका मान निकालना है, कोण EAB प्लस में 3 कोण AEB। तो बताओ इसका मान EAB का मान कितना है, 15 डिग्री प्लस में, और इसका AEB का मान भी 15 डिग्री है, 15 45 डिग्री, 45 15 कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। तो 60 डिग्री ऑप्शन कौन सा है, ये वाला। तो 8वें का कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा। अब चलो ऐसे 9वां क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब 9वां क्वेश्चन है, ये डिस्टेंस वाला सवाल है। इसमें कैसे टाइम एंड डिस्टेंस का सवाल है, तो बताओ इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखो इसमें क्या दिया है, विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, शेष दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि उसे यात्रा पूरी करने में, मतलब टोटल यात्रा में उसे कितना समय लगा, 12 घंटे लगे, तो यात्रा की कुल दूरी क्या होगी, मतलब पूरी यात्रा की कुल दूरी क्या होगी, इसको ज्ञात करना है। तो देखो इसमें क्या दिया है, विपिन किसी यात्रा की 1/3 दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो पहले बताओ समय बराबर होता क्या है, समय टोटल समय दिया है ना 12 घंटे, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, ये होता है।
तो मतलब आपको देखो अपान में चाल है, क्या चाल है भाई, अपान में है। अब चाल दिया भी है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय कर रहा है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? इसको सॉल्व करने का आसानी से तरीका होता है, इसमें समय मतलब दूरी कुछ पहले मान लो, जैसे कुल दूरी पूछा है ना, तो पहले कुल दूरी अपने आप से मान लेते हैं। तो माना क्या जाता है, जो चाल दिया होता है उसी का एलसीएम मान लिया जाता है। तो चाल क्या दिया गया है, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर। तो 30 और 40 का एलसीएम ले लो। 30 और 40 का जब एलसीएम लोगे तो क्या होगा जानते हो, 120 आएगा। क्या आएगा, 120 यूनिट मान लेते हैं। अब देखो जबकि बोला है कि एक तिहाई भी बोला है ना, तो इसको और सॉल्व करना है। तो एक तिहाई बोला है तो 3 से मल्टीप्लाई भी कर दो। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो कि कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी माना कुल दूरी कितनी है, माना कुल दूरी है भाई 360, 103 गुणे 120 बराबर 360 यूनिट है, मान लेते हैं। तो बताओ समय बराबर कैसे निकलेगा? देखो एक तिहाई दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो 360 यूनिट कुल दूरी क्या माने हो, 360 माने हो। तो 360 यूनिट का एक तिहाई क्या होगा, एक तिहाई मतलब हो जाएगा 120 हो जाएगा। मतलब 120 यूनिट दूरी कितने स्पीड से तय करता है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो बताओ समय क्या हो जाएगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी क्या है 120, चाल क्या है 30। तो समय हो जाएगा T1 अपना आ जाएगा 120 बटे 3 क्या हो जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4 यूनिट आ जाएगा। चलो ठीक है 4 यूनिट आ गया। और देखो अब बची हुई दूरी 120 जब तय कर लिया है तो कितना बचा है, 360 में जब 120 तय कर लोगे तो बचेगा क्या, 240 बचेगा। कितना बचेगा 240। और 240 यूनिट कितने स्पीड से तय करता है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो इसका समय क्या हो जाएगा, T2 क्या हो जाएगा, T2 समय क्या हो जाएगा, 40 की स्पीड से तय कराओगे तो भाई हो जाएगा 6 चौक 4 6 24, 6 यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6 यूनिट हो जाएगा। तो टोटल समय इसको कितना लग रहा है, 6 और 4 10 यूनिट लग रहा है। कितना लग रहा है 10 यूनिट। और दिया कितना गया है 12 घंटे। कितना दिया गया है 12 घंटे दिया गया है। अब यहाँ से अब 1 यूनिट का मान निकाल सकते हो। 1 यूनिट का मान हो जाएगा 1.2 घंटे। और टोटल माने कितने हो, 1 यूनिट बराबर कितना है 300। टोटल दूरी कितनी है 360 यूनिट। तो एक अब यहीं से मल्टीप्लाई कर दो तो 360 गुणे 1.2, तो इतना मान निकल जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई कराओगे कितना हो जाएगा, 12 0 हो जाएगा, 12 छंग 72, 2 7 12 36 36 7 हो जाएगा 43। तो मतलब ओवरऑल कितना हो गया, ये हो गया दशमलव यहाँ पर लग जाएगा 432 किलोमीटर। कितना हो जाएगा 432 किलोमीटर। कुल दूरी कितनी थी 432 किलोमीटर। ऐसे सवाल को ऐसे सॉल्व किया जाता है। देखो अब 10वीं सवाल सॉल्व करना है। तो 10वीं सवाल कैसे होगा, 10वीं सवाल यदि दिया गया है, यदि P/Q बराबर 3:4, 3:4 और दिया है Q/R बराबर दिया है 4:7, तो P+Q/Q+R/R+P का मान निकालना है। ये तो बहुत सिंपल सवाल है। देखो इसको सॉल्व किया जाएगा। P/Q इक्वल दे दिया है 3:4 दे दिया है, और दिया है Q/R इक्वल दिया है 4:7। तो यहाँ पर देखो Q और इधर भी Q, ये दोनों कॉमन है, तो यहाँ पर भी कॉमन है। तो ये तो एकदम सिंपल सवाल बन गई। तो यहाँ से आसानी से बोल सकते हो P/Q/R बराबर हो जाएगा 3:4:7 हो जाएगा। अब देखो अब ये पूरा का मान पता चल गया। अब यहाँ पर रख दो तो P+Q, तो P+Q क्या हो जाएगा 4 3 7, तो हो जाएगा 7 रेशियो Q+R क्या हो जाएगा 4 7 4 11 हो जाएगा अनुपाते। और R+P क्या है, R+P मतलब 7 3 10, क्या हो जाएगा 10। तो 7:11:10 कौन सा ऑप्शन है, डी वाला है। ये आपका आंसर हो जाएगा। सबसे सिंपल सवाल यही थी।